अस्सलामु अलैकुम बहनों और भाइयों, मैं हूं आमरा काजी और आप देख रहे हैं हिस्ट्री विद आमरा। फातेह बैतुल मुक़द्दस सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की दास्तान के पहले हिस्से में हम तीसरी सलीबी जंग तक पहुंचे थे, जो कि दर हकीकत बैतुल मुक़द्दस के दिफा की एक जंग थी, जिसमें 6 लाख की एक कसीर यूरोपी फौज यूरोप से रवाना हुई और इसने अक्का की बंदरगाह का मुहासरा कर लिया। हालांकि सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने बगैर किसी दूसरे मुस्लिम मुल्क की मदद के अक्का की हिफाजत के तमाम इंतजामात किए हुए थे, मगर इस सलीबी फौज को यूरोपी ममालिक की मुकम्मल सपोर्ट हासिल थी, जिनमें जर्मनी, इटली, फ्रांस और इंग्लैंड की मुत्तहिदा अफवाज शरीक थीं। आगाज में सलीबियों का बहुत नुकसान हुआ और 10,000 मसीही फौजी कत्ल हो गए, लेकिन यूरोपियों का मुहासरा मुसलसल जारी रहा, जिसके बायस अक्का के शहरियों और सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी का राब्ता बरकरार न रह सका और मुहासरे से तंग आए हुए शहरियों ने अमान के वादे पर मसीहियों से मुआहिदा तय कर लिया, जिसके मुताबिक मुसलमानों ने 2 लाख अशरफियां बतौर तावाने जंग अदा करने का वादा किया और साथ ही सलीब आजम और 500 मसीही कैदियों की वापसी की शराइत तय करते हुए हथियार डाल दिए और मसीहियों की जानिब से मुसलमानों को इजाजत दी गई कि वो अपने तमाम मालो असबाब के साथ शहर से निकल जाएं। मगर यहाँ इंग्लैंड के बादशाह रिचर्ड ने धोखा किया और तमाम मुस्लिम महसूरीन को कत्ल करवा दिया। अक्का के बाद सलीबियों का अगला टारगेट फलस्तीन की बंदरगाह अस्कलान थी। इस मुकाम पर पहुंचने तक भी सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी का सलीबियों से बारहा टकराव हुआ, जिसमें सुल्तान ने हर मुकाम पर बहादुरी के जौहर दिखाए, मगर मुस्लिम दुनिया से किसी भी किस्म की कुमक न मिलने के बायस सुल्तान को पसपाई इख्तियार करनी पड़ी। लिहाजा वापसी पर अस्कलान शहर से शहरियों के इनखला के बाद इसको खुद ही तबाह कर दिया और जब सलीबी वहां पहुंचे तो सिवाय ईंटों के ढेर के इन्हें वहां कुछ न मिला। तब तक सलाहुद्दीन अय्यूबी ने बैतुल मुक़द्दस की हिफाजत पर अपनी तवज्जो मरकूज कर दी और अपनी मुख्तसर सी फौज के साथ यूरोप की ग्रैंड फौज का मुकाबला इंतहाई जुर्रत और बहादुरी के साथ किया। फिर जब सलीबियों को फतह की उम्मीद न रही तो हथियार डालकर अपने मुक़द्दस मकामात की ज़ियारत के लिए सुलह की दरख्वास्त कर दी, जिसके बाद बाकायदा एक मुआहदे के तहत इस तीसरी सलीबी जंग का खात्मा हुआ, जो कि 1189 से 1192 तक लड़ी जाती रही। मगर सिवाय अक्का शहर के सलीबियों को इस जंग में कोई खातिर ख्वाह कामयाबी हासिल न हुई, जबकि अपनी 6 लाख की तमाम अफवाज भी गंवा बैठे। जर्मनी का बादशाह फ्रेडरिक बारबरोसा फरार की कोशिश करते हुए दरिया में डूबकर मारा गया। इंग्लैंड का बादशाह रिचर्ड द लायन हार्ट सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की जहानत, फयाजी और शुजाअत से बहुत मुतासिर हुआ। सलाहुद्दीन अय्यूबी बहुत रहमदिल और फयाज थे। जंगों के बावजूद उन्होंने मसीहियों के साथ इतना अच्छा सलूक किया कि मसीही आज भी इनकी इज्जत करते हैं, जबकि बैतुल मुक़द्दस की फतह आज भी सलाहुद्दीन अय्यूबी का एक अजीमुश्शान कारनामा है। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी और इंग्लैंड के बादशाह रिचर्ड के दरमियान तय पाने वाले मुआहदे की शराइत कुछ यूं थी। बैतुल मुक़द्दस मुसलमानों के पास ही रहेगा। अरसूफ, हैफा, याफा और अक्का के शहर सलीबियों के हवाले हुए। अस्कलान आज़ाद इलाका डिक्लेयर हुआ। बैतुल मुक़द्दस में यहूदियों और ईसाइयों को आने और ज़ियारत की इजाज़त दे दी गई, मगर इन्हें यहाँ सकूनत इख्तियार करने की इजाज़त नहीं होगी। सलीब आज़म पर मुसलमानों का कब्जा रहेगा। तीसरी सलीबी जंग ने साबित किया कि सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी दुनिया के सबसे ताकतवर तरीन हुक्मरान हैं। बैतुल मुक़द्दस की इस अजीमुश्शान फतह के बाद फलस्तीन पर मुसलसल 761 साल तक मुसलमानों की हुकूमत कायम रही, यहाँ तक कि 1948 में अमेरिका, इंग्लैंड और फ्रांस की साजिश के नतीजे में फलस्तीन के इलाकों में इसराइली नाम की यहूदी सल्तनत बना दी गई। इस तरह बैतुल मुक़द्दस का तकरीबन आधा हिस्सा यहूदी कब्जे में चला गया और रहा सहा हिस्सा भी 1967 की अरब इसराइल जंग के नतीजे में मुकम्मल इसराइली कब्जे में चला गया। जंग के खात्मे के बाद सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी बैतुल मुक़द्दस की मजीद हिफाजत के कामों और ज़ियारती मकामात के इंतजाम और इंसराम में मसरूफ हो गए। मसीहियों को बैतुल मुक़द्दस की ज़ियारत की इजाज़त मिलने के बाद यूरोप के वो ज़ायरीन जो सालों से इसका इंतजार कर रहे थे, वो सब इतनी कसीर तादाद में टूट पड़े कि बादशाह रिचर्ड के लिए इन सब का इंतजाम कायम रखना मुश्किल हो गया, जिसकी वजह से इसने सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी से दरख्वास्त की कि मेरे तहरीरी इजाजतनामे के बगैर किसी को भी बैतुल मुक़द्दस में दाखिल न होने दिया जाए। मगर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने जवाब दिया कि ज़ायरीन इतनी दूर से ज़ियारत के शौक में आते हैं, इनको रोकना दुरुस्त नहीं। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने इन ज़ायरीन को आज़ादी के साथ साथ इनके लिए हर किस्म की सहूलत का इंतजाम भी किया।
सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी का गैर मुस्लिम्स के साथ ये तर्ज अमल एन इस्लामी तालीमात के मुताबिक था, क्योंकि इस्लामी हुकूमत में गैर मुस्लिम्स के हकूक भी हैं, जिसमें सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने सख्ती से अमल करवाया। बैतुल मुकद्दस पर मुकम्मल कंट्रोल हासिल करने के बाद सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी वापस अपने वतन दमिश्क पहुँच गए। इन्हें हज की शदीद तमन्ना थी, मगर जब वो वापस पहुँचे तो इस बार भी हज का वक्त गुजर चुका था। हाजियों की वापसी पर इनके गले लगकर रोते रहे। हाजियों से मुलाकात के बाद वापसी पर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी शदीद बुखार में मुब्तला हो गए, जिसके बायस 589 हिजरी बमुताबिक मार्च 1193 की सुबह सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी अपने खालिक हकीकी से जा मिले। इन्हें शाम के मौजूदा दारुल हुकूमत दमिश्क में वाक़ एक मस्जिद उमैया के पास सुपर्द खाक किया गया। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने 20 साल हुकूमत की, मगर सलाहुद्दीन अय्यूबी की जिंदगी बेहद सादा थी। रेशमी कपड़ों के बजाय सादा कपड़े और रिहाइश के लिए भी महल की जगह मामूली सा मकान इस्तेमाल करते थे। काहिरा पर फतह हासिल करने के बाद आपने फातमी हुक्मरानों के महलात में मौजूद बेशुमार जवाहिरात और सोने चांदी के बर्तनों को अपने इस्तेमाल में लाने की बजाय इस तमाम माल को बैतुल माल में जमा करवा दिया, जबकि महलात को मदारिस और शफा खानों के कयाम के जरिए आम आवाम के इस्तेमाल में लाया गया। इन मदरसों में स्टूडेंट्स के लिए सरकारी खर्चे पर खाने पीने का इंतजाम भी किया गया, जबकि एक महल में एक अजीम शान खानकाह कायम कर दी गई। एक सयाह इब्ने जबीर अपने सफरनामे में काहिरा में सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के कायम करदा शफा खाने के लिए लिखता है कि ये शफा खाने किसी महल की तरह मालूम होते हैं, जिसमें दवाइयों का बहुत बड़ा स्टॉक मौजूद है। इसके अलावा सुल्तान के बनाए हुए पागल खानों और औरतों के लिए अलग से शफा खानों का भी जिक्र किया गया। इनके हम असर बादशाहों में और सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी में जो बुनियादी फर्क था वो ये कि दूसरे हम असर बादशाह अपने जाहो जलाल के बाइस, जबकि सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी आम आवाम से मोहब्बत और उनके रोजमर्रा के मामलात में दिलचस्पी की वजह से आवाम के हर दिल अजीज थे। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की कायम करदा हुकूमत इनके वालिद नजमुद्दीन अय्यूब के नाम पर अय्यूबी कहलाई। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी गौरिया सल्तनत के हुक्मरान शहाबुद्दीन गौरी और मराकशी हुक्मरान याकूब अल मंसूर के हम असर भी थे। तीनों हुक्मरान इस वक्त दुनिया के अजीम तरीन हुक्मरानों में से थे और इनकी अजमत आज भी तस्लीम शुदा है। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी गो के बहुत अक्लमंद और काबिल हुक्मरान थे, मगर फिर भी एक गलती के बायस इनके बाद इनकी सल्तनत ज्यादा अरसा कायम न रह सकी, और वो ये कि इस दौर के रिवाज के मुताबिक उन्होंने अपनी सल्तनत अपने तीनों बेटों में तकसीम कर दी। लिहाजा ये ताकतवर अय्यूबी सल्तनत कमजोर होती गई, मगर फिर भी अय्यूबी खानदान के चंद लायक हुक्मरान के जिनमें सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के भाई मलिक आदिल और इनका बेटा मलिक कामिल शामिल हैं। उन्होंने अय्यूबी सल्तनत को अगले 60 साल तक मिस्र, शाम, हिजाज और यमन में मुत्तहिद रखा। 648 हिजरी में अय्यूबी खानदान की सल्तनत खत्म हो गई और इनके बाद इनकी जगह लेने वाले तुर्क गुलाम थे, जो कि बाद में ममलूक सुल्तान कहलाए। तो ये थी फातेह बैतुल मुकद्दस सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की दास्तान। कहिए कैसी लगी? अपनी कीमती राय का इजहार नीचे दिए कमेंट बॉक्स में करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज।